हेलो बच्चों। तो वीडियोस लगातार देख रहे हो, लगातार देखो बच्चों, आपको रोजाना नए नए सवाल देखने को मिलेंगे। आज मैंने दो सवाल लिए हैं, एक आईआईटी एडवांस का है और एक आईआईटी प्री का मेंस का है। ठीक है, तो सवाल आपको शायद दिखाई तो दे ही रहे होंगे। अगर वापस से मैं बोल रहा हूँ बच्चों, वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर पसंद आए तो फिर लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए ना। वो लाइक जो है वो और कर दीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ कुछ काम कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा, है ना। इट इज फ्रूटफुल टू मी ऑल्सो। ओके, ऑलराइट। तो क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। चार्जेस कैपिटल Q, 2Q एंड 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री सॉलिड स्क्वायर्स 1, 2 एंड 3 ऑफ रेडियस r/2, कैपिटल R एंड 2r रेस्पेक्टिवली। देखो क्या बोल रहा है, तीन चार्ज है, एक तो Q है, एक 2Q और एक 4Q है। फिर ये कहां पर है, तो स्क्वायर से 1, 2, 3 वहां पर है, और उन स्क्वायर्स की रेडियस दे दी। तो ये यहाँ पर डायग्राम पहले से ही प्री डिफाइंड था क्वेश्चन के अंदर। तो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है कि r/2 रेडियस का, उसके ऊपर Q चार्ज है, फिर r रेडियस के पास में 2Q चार्ज है, फिर 2r रेडियस के वाले स्क्वायर के पास में 4Q चार्ज है। दैट इज स्क्वायर 1, दैट इज स्क्वायर 2 एंड दैट विल बी थर्ड स्क्वायर। ठीक है, ओके। If the magnitude of electric fields at point P at a distance capital R from the center of the sphere 1, 2 and 3 are even E2 and E3, then देखो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, P पॉइंट के ऊपर, और वो P पॉइंट कहां पर है, सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पर है सभी स्पेयर्स के लिए। ठीक है, हर बार P पॉइंट कैपिटल R डिस्टेंस पर ही है। तो फर्स्ट वाले के लिए अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, सेकंड वाले के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और थर्ड वाले के लिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, तो फिर इनमें जो रिलेशन है वो कौन से जस्टिफाई हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों, है ना। अब सॉलिड स्पेयर है, अब नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता था, कंडक्टिंग भी हो सकता था, लेकिन मैंने जब लाइन को पढ़ा ना तो ये कुछ देखो ऐसा बोल रहा है, ये यहां से समझ में आ जाएगा कि स्पेयर कौन सा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री सॉलिड स्पेस, इन बोल रहा है, इसका मतलब चार्ज अंदर भी है, वॉल्यूम में है। वॉल्यूम में चार्ज कब होगा, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, है ना। तो ये जो सारे स्क्वायर्स है वो नॉन कंडक्टिंग है, ये बात ध्यान में रखना। अब नॉन कंडक्टिंग के लिए फॉर्मूला 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 आनी चाहिए। फॉर्मूला कैसे आएगा, तो समझिए। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अपन। पहले पॉइंट में क्या है, वो P पॉइंट आउटसाइड द स्क्वायर है। आउटसाइड द स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू कितनी दे रखी है, कैपिटल R। ठीक है, तो हमने बोला इसे K, चार्ज कितना दिया हुआ था, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो ये कैपिटल R स्क्वायर ही यूज हो जाएगा, डिस्टेंस सेंटर से उतनी ही है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखो E2, ये सरफेस के ऊपर है ना, रेडियस कितना है, कैपिटल R ही है, P पॉइंट भी कैपिटल R पे है, और इस बार चार्ज 2Q है, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, K 2Q लिखूं तो 2Q लिखूंगा तो 2 आगे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही होगा। चलिए अब इस बार देखो, अब यहाँ पर P पॉइंट R डिस्टेंस पर है, लेकिन वो P पॉइंट सरफेस पर इनसाइड आ गया। अब किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्क्वायर के लिए हमारे पास में अगर पॉइंट P इनसाइड होता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ K Q स्मॉल r डिवाइडेड बाय R Q, वेयर स्मॉल q इज द चार्ज, है ना, एंड स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट P एंड कैपिटल R इज द रेडियस। ठीक है, तो काम करते हैं, वैल्यू पुट करूं मैं इस फॉर्मूले में, तो K ऐसा का ऐसा लिखूंगा, चार्ज कितना दिया है उसको, 4Q दिया है, तो यहाँ पर 4Q लिख लिया। फिर कितना डिस्टेंस के ऊपर है P पॉइंट, तो हमने बोला कैपिटल R डिस्टेंस के ऊपर, डिवाइडेड बाय R3, यहाँ पे रेडियस देखो, रेडियस कितना है 2r है बच्चों, तो ये यहाँ पर होगा 2r का क्यूब, 2r का क्यूब, इसका मतलब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। और r क्यूब लिख दूं मैं, 2r का क्यूब, पता चल रहा है मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से एक ऐसा कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर पावर हो जाएगी कितनी, 2 हो जाएगी क्या, और ये इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k क्यू डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर। ठीक है, चलो कंपेयर कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल हो गया। देखो क्या हो रहा है, कुछ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 सबसे ज्यादा दिख रहा है मेरे को, 2KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, फिर E1 और E3 को देखो, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब E1 ज्यादा है।
ठीक, तो मैक्सिमम इज E2, देन स्लाइटली लेसर E1, देन मिनिमम इज E3। ठीक है, तो क्या जस्टिफाई हो रहा है? E1 इज मैक्सिमम, नो, E2 इज मैक्सिमम। तो E2 के लिए देखो, E2 के लिए तो कोई फॉन्ट ही नहीं है, वापस से दिक्कत होगी क्या? अरे नहीं, ये इसको चेंज करता हूं, चलो ये सेटिस्फाई हो जाएगा ना, यहाँ पे दिक्कत है। E2 इज मैक्सिमम, E1 is slightly lesser and E3 is the minimum। ठीक है, so C will be the option। ओके, चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। पता चल गया, थोड़ा सा फॉर्मूला, थोड़ा सा दिमाग, और फिर काम हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर काम करें। अरे ये सवाल तभी सिंपल लग रहे हैं जब आप समझ पा रहे हो इन्हें। अगर सवाल ही नहीं समझ में आया तो फिर तो बहुत हार्ड हो जाता है ना। मेरे टाइम पे मैं फिजिक्स पढ़ता था, तब डायग्राम देखकर ही पसीना छूट जाता था बच्चों कि ओहो डायग्राम है, ये होने वाला नहीं है। किसी में ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट नहीं लिखी हुई होती थी तो भी उस सवाल को छोड़ देते थे हम तो। अब तो देखो आप कैसे होते हैं सवाल। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर दिया हुआ है इज इक्वल्स टू ई नॉट एक्स कैप दे रखा है। मतलब अब यहाँ पर एक्स कैप मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप इसे आई कैप से ले सकते हैं, क्योंकि x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, i ही तो होता है। ठीक, तो आप चाहे x कैप लिख लो चाहे i कैप लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहा है, i डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है, x डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये पता चल जाना चाहिए। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, E नॉट है, where E naught is a constant, E naught constant है। ठीक है भाई, the flux through the shaded area, अब shaded area कौन सा बच्चों, ये ऐसा डायग्राम है, ये shaded area है ये। ठीक है, the flux through the shaded area as shown into the figure due to this electric field। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, जो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस शेडेड एरिया से कितना फ्लक्स जो है वो पास होगा, वो कैलकुलेट करना है। चलिए, अब ये इस तरीके का डायग्राम होता है ना बच्चों, तो ऐसे थोड़ा दिमाग उपचुक हो जाता है। ठीक है, तो अपन काम कैसे करेंगे, जैसा हमें पता है बच्चों हम x कहाँ लेते हैं, तो हमने बोला कि हमने x हमेशा यही लेना है, इसी डायरेक्शन में हम x मान के चल रहे हैं। हमने हमारे डायग्राम को चेंज कर दिया हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये x हमारा ऐसा है, y ऐसा जाता है। ठीक है, और z जो है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस। ओके, तो ये इमेजिनरी है बच्चों, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि क्या चीज होने वाली है। अब देखो क्या बोल रहा है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट समझो 0,0,0, तो ये तो यहाँ पर ही होगा 0,0,0। फर्स्ट पॉइंट पता चल गया आपको। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, 0,A,0 मतलब y वाले पर है। ठीक, इसका मतलब y वाले के ऊपर होना चाहिए एक पॉइंट, ये ऐसा 0,A,0 यहां पर आ गया ये। चलिए, फिर और क्या बोल रहा है, तो अब यहां पर समझो, ये ऐसा मैं x निकाल लेता हूं। ठीक है, अब ये समझिए कि ये वाला तो xy प्लेन है, फिर इस तरफ अगर ये वाला प्लेन लेंगे ना, ये जो बेस होगा, इसको ऐसा मान लीजिए कि ये प्लेन ऐसा समझो। ठीक, तो ये वाला प्लेन कौन सा होगा, तो हम बोले इस तरफ से z जा रहा है, तो दिस विल बी xz प्लेन। ठीक है, ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, xz प्लेन हो जाएगा। ठीक, ये वाला आपको प्लेन कौन सा दिख रहा है, xy प्लेन। और फिर ऐसा जो जाएगा, एक और कॉपी अगर हम ले लेते तो ये कॉपी वाला प्लेन कौन सा हो जाता, तो हम बोलते y और z वाला प्लेन होता। ठीक है, अब अगर ये कोऑर्डिनेट हम समझ पा रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट अगर आप पढ़ोगे बच्चों, तो ये कोऑर्डिनेट कैसा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y 0 है और z है। ठीक, तो नेक्स्ट वाला कौन से वाले पे, xz प्लेन के ऊपर है, तो हमने बोला कि xz प्लेन के ऊपर रखो कोई पॉइंट। xz प्लेन के ऊपर अपन ने बोला कि यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेता हूं मैं, ये xz है ना। ठीक, तो ये x इस तरफ है, z इस तरफ है, तो अपन ने बोला कि इस तरफ से a चले और x में इस तरफ से a चले, ये दोनों पॉइंट आकर के मिल कर रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर अगर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गया, फिर वो वाला कहाँ पर मिलेगा, ये दैट इज इट। ठीक है, वो वाला पॉइंट कहां पर मिलेगा, तो हमने बोला कि तीनों होने चाहिए, तो मतलब यहां पर होना चाहिए। अब यहां पर जो हवा में पॉइंट होगा, उस वाले पॉइंट के पास में x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा। तो सोचो क्या बने, दो पॉइंट तो इधर है और दो पॉइंट इधर है, तो ये शायद ऐसा, समझ रहे हो, कुछ ऐसा प्लेन बन गया। वो जो शेडेड रीजन है ना, दैट विल बी दिस बुक। ठीक है, दिस बुक विल वर्क एज अ शेडेड रीजन। ठीक है, अब समझिए ये ऐसा प्लेन है बच्चों।
हो गया, समझ में आया? ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। ये रीजन कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। दोनों के मिड का एंगल ये बिल्कुल बीचों बीच से, देखो जिस तरह के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो बिल्कुल बीचों बीच बता रहा है। इसका मतलब दो प्लेन के बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा, मतलब 45 डिग्री के एंगल से जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसे जाएगा इसका? ऐसा जाएगा। तो ऐसा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? थीटा डिग्री का। थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री का हमें एंगल पता चल गया। ओके, चलिए अब ये पता भी तो चले कि इसका खुद का एरिया कितना है। क्यों? क्योंकि हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है बच्चों। फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने लिखा फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, तो एक तो एरिया चाहिए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो था, एरिया चाहिए। ठीक, एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो एरिया तो बहुत सिंपल सा टास्क है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने बोला कि यहाँ पे देखो, इस साइड की वैल्यू देखो, ये साइड कितनी दे रखी है आपको। तो हमने बोला 0,0,0, यहाँ पे 0 1 0। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आपको याद होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और फिर उसको अंडर रूट करते हैं। तो समझिए, इसमें से इसका स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये तो 0 ही है, छोड़ दो। y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, वो छोड़ दिया। चलिए कितना आएगा? a, दिस साइड इज a लेंथ। ठीक है, अब ये साइड कितनी होगी? तो इस बार क्या आएगा? a स्क्वायर सॉरी a माइनस 0 का स्क्वायर, फिर ये छोड़ दो, फिर a माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और उसका क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट। दैट विल बी 2a स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल बी रूट 2a। पता चला? चलिए, सो इट इज रूट 2a एंड इट इज a। तो क्या होगा? एरिया क्या होगा? इन दोनों इन साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं भाई, रेक्टेंगल के अंदर ये तो करते हैं हम। ठीक, तो रूट 2a को किससे मल्टीप्लाई करना है? a से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा एरिया? रूट 2a स्क्वायर। ऑलराइट, पता चला? चलिए, तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ? ई एस कॉस ऑफ थीटा। फिर e की वैल्यू कितनी लिखते हैं? तो हमने बोला मैग्नीट्यूड उसका ई नॉट है। ठीक है, एस की वैल्यू कितने लिखते हैं? रूट 2a स्क्वायर। कॉस थीटा, कॉस कितना बताया था आपको? 45 डिग्री। 45 डिग्री का वैल्यू कितना? कितना? 1 अपॉन रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, इट विल बी ई नॉट ए स्क्वायर। डन हुआ? इस तरीके से ये निकल जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर। अगेन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ऐसा ही था ये सवाल, बहुत ही सिंपल था बच्चों। या फिर इसका एक और तरीका हो सकता था, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। किस तरीके से करते हैं? तो हम एरिया कैसे निकालते बच्चों? ऐसा और ऐसा साइड निकालते। तो ये वाली साइड कितनी आती? तो हमने बोला ये आती a, और यहाँ पर मैं क्या लिखता? j कैप लिखता, ये वाली साइड को। और इस वाली साइड को मैं क्या लिखता? इस वाली साइड को हम ऐसा लिखते a i कैप प्लस a k कैप। ठीक है, और इन दोनों साइड्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या आता बच्चों? एरिया आता। पढ़ा है ना 11th के अंदर एरिया कैसे निकालते हैं? तो हमने बोला कि इन दोनों साइड्स का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस साइड मतलब ए जे कैप मल्टीप्लाइड विद ए आई कैप प्लस ए के कैप। ठीक है, इसके थ्रू आप एरिया निकालते बच्चों। ठीक है, इससे भी आपको क्या मिलता? एरिया मिलता। तो वो बात अलग है। अब ऐसा निकाल सकते थे, अदरवाइज ये वेक्टर फॉर्म में आता, फिर वेक्टर फॉर्म रखते। तो इससे ज्यादा अच्छा था, हमें ये डायग्राम देख करके पता चल गया कि वो प्लेन ही बीचों बीच में से निकल रहा था। दैट इज व्हाई एंगल विल बी 45 डिग्री। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही था। लगातार वीडियो को देखते रहे बच्चों, और आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको क्वेरी जनरेट हो रही है, तो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, टेक केयर।